नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं ऋतिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की दी इजाजत। राज्यों को रेलवे बोर्ड से संपर्क करने के निर्देश। पैदल अपने घरों को जा रहे थे मजदूर। राजस्थान में 11 लाख मजदूरों को मिल रहा है मनरेगा में काम। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने देश में दूसरे स्थान पर होने का किया दावा। कहा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर रहेगा जोर। हरियाणा में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का विरोध। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर किया तीखा हमला। फल सब्जी पर 1% मार्केट फीस लगाने को बताया जजिया कर। और मध्य प्रदेश में हम्मालों की हड़ताल से गेहूं की खरीद अटकी। मजदूरी के भुगतान को बताया जा रहा वजह। किसानों को करना पड़ रहा है एक हफ्ते इंतजार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों ने जगह जगह पर फंसे मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था। इससे पहले आपको बता दें, राज्यों को बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को लाने की छूट दी थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बाहर फंसे लोगों की घर वापसी के लिए सरकार से ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसे दूसरे राज्यों का भी समर्थन मिला। अब उसे सरकार ने मान लिया है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है, जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वहीं इसी बीच लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ये मजदूर पैदल ही अपने घरों को जाते दिख रहे हैं। एक महीने के अंतर की ये दो तस्वीरें, लेकिन दोनों में कहानी एक ही। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का शहरों से अपने घरों तक पलायन का ये सिलसिला जारी है। इस बीच में तमाम वादे दावों के बावजूद सिर्फ बदली है तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन कि राज्य आपस में बात करके अपने यहाँ के मजदूरों को वापस ला सकते हैं। राज्य सरकारों ने मजदूरों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन सब कुछ हवाई साबित हो रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा है सर कोई सरकार व्यवस्था कर रही है। हम लोग 5 दिन से पैदल चल रहे हैं। सरकार बोली थी, हेल्पलाइन नंबर दी थी, हम लोग 10 बार लगाए, उसको कोई भी जवाब नहीं है। केवल व्यस्त बता रहा है। हम लोग इतना आदमी यूपी के हैं, कुछ मालूम नहीं है क्या सरकार कर रही है। हम लोग को नहीं लग रहा है कि सरकार व्यवस्था कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते चलते वही व्यवस्था है और क्या व्यवस्था है। पैदल आ रहे हैं, कौन सरकार व्यवस्था किसको पहुँचाया है, कहाँ तक पहुँचाया है? सभी तो पैदल आ रहे हैं। बोलो कि कोई भी एक आदमी अगर छत्तीसगढ़ गया होगा व्यवस्था 600 किलोमीटर क्यों से चल के आते। अगर हमारा सरकार ये व्यवस्था करती तो हम लोग इतना तड़प के धूप में या गोड़ में छाला नहीं पड़ता हम लोग को। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित हुआ तो कल कारखाने और सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर शहर गए इन मजदूरों की कमाई बंद हुई तो खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। सरकारों ने खाने पीने और रहने के जो भी इंतजाम किए, वो इन मजदूरों को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि वो जहां हैं वहीं बने रहने से जिंदगी बच जाएगी। 1.5 महीना रुक चुके हैं, सरकार की वचन निभा के हम रहे हैं। अब हम लोग का बर्दाश्त से फाजिल हो गया। क्या करें, वहाँ खाने पीने का पानी नहीं मिल रहा तो क्या करें, वहाँ से चलना पड़ा हम लोग को मजबूर होकर के। सोच रहे हैं सर कि किसी तरह हम लोग घर पर चले जाएं। हमारे घर के लोग इतना परेशान हो रहे हैं, क्या बताएं। फोन पर फोन आ रहा है। 1 महीने बाद गृह मंत्रालय ने तो प्रवासी मजदूरों को घर वापस लौटने की छूट दे दी है, लेकिन इनका ये सपना सरकारी कागजों में ही अटका हुआ है। अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इससे परेशान प्रवासी मजदूरों में घर वापसी की आशा अब निराशा में बदलने लगी है। पैदल भी नहीं जाने देते सर, कैसे जाऊं सर बताओ। परमिशन के लिए आते हैं तो कहते हैं यहाँ परमिशन नहीं मिलेगा, कहीं डीसी के पास जाओ, कहीं जाते हैं
कहीं जाते हैं, बस रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो कहते हैं डीसी के पास जाओ, यही कहते रहते हैं सब। और हम 50 लोग हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं। खाना कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी राशन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो भूखे प्यासे कब तक रहेंगे यहाँ पर? कोई आशा नहीं दिखाई दे रही कि घर जा सकते हैं। खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत पड़ रही है, जेब में पैसे भी नहीं है, खाना के लिए भी दिक्कत हो रही है। ठीक है सर, तो हम घर जाना चाहते हैं साहब, ठीक है, इसके लिए कुछ हमारी सहायता कीजिए सर। इन प्रवासी मजदूरों के सामने घर पहुंचने भर की ही समस्या नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, और अगर कमाई नहीं हुई तो घर परिवार आखिर कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं देश के तमाम हिस्सों से लगातार मजदूरों की मुश्किलों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। सरकार के तमाम ऐलान हैं, लेकिन आपको देश की राजधानी दिल्ली की ही एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट जैसे वीआईपी इलाके में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। ये सफदरजंग एयरपोर्ट पर ही काम करते हैं और यहीं झुग्गियों में करीब 300 मजदूर रहते हैं। लेकिन ना तो इनके पास कोई सरकारी मदद पहुंच पाई है, ना खाने पीने को कोई इंतजाम है। 15 दिनों में इनके पास एक बार सूखा राशन आया है, लेकिन खाना पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हें सब्जियां तक नहीं मिल पा रही हैं, जबकि खेतों में लगातार सब्जियां सड़ रही हैं। ना पीने का साफ पानी है, ना साफ सफाई के लिए साबुन है। इलाके में साफ सफाई और शौचालय का आलम यह है कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा ही नहीं सकते। इनमें ना जाने कितने ही लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो रोजे में इफ्तार तो छोड़िए, ठीक तरह से नमाज भी अता नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ना तो इनके पास कोई परेशानी पूछने आ रहा है और ना ही कोई मदद आ रही है, और कोई आना भी चाहे तो इन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। ये मजदूर, आपको बता दें, अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से यहां लाए गए थे। कईयों को जनवरी से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है और ठेकेदार भी पल्ला झाड़ रहे हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट से बोल रहे हैं। अंदर हम लोग एनकेजी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है हमारा यहाँ कंपनी के जो स्टाफ है, हमारा जो कंपनी का स्टाफ है, तो स्टाफ को हम जब पूछते हैं कि सर हम लोग का खाने पीने का मतलब खर्ची उर्ची मतलब नहीं दिए सर कुछ, बोला खर्ची तुम्हारा ठेकेदार के पास आ गया है, तुम ठेकेदार से बोलो। तो हम जब ठेकेदार को फ़ोन किए, ठेकेदार से बोल रहा हूँ कि भाई हमारा खर्ची दो, खर्ची कंपनी डाल के दिया। तो बोला कौन बोला कंपनी खर्ची डाल के दिया? खाता नंबर लिया, अकाउंट नंबर लिया, कुछ ना दिया, आधार कार्ड लिया, कुछ नहीं दिया हम लोग। जिसका बैंक खाता नंबर नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, उसका बच्चे भूखे रहेंगे, उसको भी तो मिलना चाहिए। हमारा नहीं है बैंक खाता नंबर, हमको भी तो थोड़ा सा मदद करो कि पानी का हमें तत्काल तुरंत सुविधा कराया जाए। नहीं तो कोरोना तो बाद ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे मर जाएगा। पीने का पानी कोरोना बाद में आएगा, पहले मर जाएंगे। और इस मुद्दे पर एनजीओ पैगाम के सह संस्थापक गिरी से फोन पर बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पैगाम एनजीओ के को फाउंडर, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं गिरी। गिरी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हमारे पास वीडियो आए हैं, यहाँ हम लोगों को सुन रहे हैं कि कितनी तकलीफ में है। आज लेबर डे भी है इस दिन। ये बताएं कि मजदूरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इमीडिएटली किस तरह के राहत के लिए हम कदम उठा सकते हैं? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं इधर राहत की अगर हम बात करें तो बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की इधर बहुत दिक्कत हो रही है इस पर्टिकुलर साइट में, सफदरजंग एयरपोर्ट में। अगर हम इसे देखें तो ये एक तरह से हाइट ऑफ आयरनी भी है। ये सफदरजंग एयरपोर्ट हुई वीवीआईपी एयरपोर्ट, एंड इसके इनकी झुगिया जो है उसके इमीडिएट उस पार है हेलीपैड, जहां से वीवीआईपी अपने विमानों पे अपने हेलीपैड पे उतरते हैं, और इस पार है जो 350 मजदूर है जिनको रात में ठीक तरह से नींद नहीं आती है क्योंकि इतने सारे मच्छर हैं। अगर आप उन क्लिप्स को सुनेंगे तो वहां वो कह रहे हैं कि इससे पहले कोरोना हो जाए वो डेंगू या मलेरिया से मर जाएंगे, इतनी ज्यादा मच्छर की वहां एक प्रॉब्लम है। और मच्छर और ऑल्सो पीने का पानी, जो हम अगर वहां पीने का पानी का अगर हम क्वालिटी देखें तो उससे हम हाथ भी ना धोए, हाथ पाँव भी ना धोए, उस तरह के उस क्वालिटी के पानी को वहां लोग पी रहे हैं, और उस पीने के पानी के कारण वो बीमारी के शिकार होने के भय में जी रहे हैं। अब ये जो एमएचए की न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि मजदूर अपने अपने राज्यों में जा सकते हैं जो जहां फंसे हुए हैं, उस फ्रंट पर क्या कुछ काम हो पाया है इस साइट पर जो लेबर्स है?
देखिए, हमारी अप्रोच जो राजीव धवन जी है, जो एक लीडिंग वक्ता है इसमें, उनके साथ बात हुई है। पर इवन एज वी स्पीकिंग ऑफ दिस, हमें बहुत ही एक हम ये भूल नहीं सकते हैं कि इससे पहले वो वापस जनवरी से इन मजदूरों को तनख्वाह नहीं हुआ कि हाँ, इन मजदूर इससे पहले वो वापस जाए, उन्हें वापस भी टाइम पर भेजना चाहिए और वापस जाने से पहले इनकी तनख्वाह भी होनी चाहिए। और जो कॉम्पनसेशन, कोई कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली ने डिक्लेयर किया हो या बिहार ने डिक्लेयर किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो, वो कॉम्पनसेशन भी इन्हें मिलनी चाहिए और फिर उन्हें वापस भेजने की बात होनी चाहिए। हम यहाँ सुन सकते हैं कि मजदूर बोल रहे हैं कि अलग अलग ठेकेदार हैं, किसी एक को अप्रोच करते हैं तो वो दूसरे के पास जाने को बोलता है, तो कुल मिलाकर इनके पास हाथ में पैसे नहीं है, इनकी जो मजदूरी है वो इन्हें ठीक से मिली नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन लेबर जो काम करती है, बोला गया कि जो सेस है उससे इकट्ठा जो धनराशि है उससे उनकी वेतन दिए जाए, दिहाड़ी दी जाए, उस फ्रंट पर क्या स्थिति है? वो जिस दिन से वो डिक्लेयर हुआ है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन ही रही है एंड प्रोएक्टिवली कोई भी मेजर्स नहीं लिया गया है इसके ऊपर। इन ए परफेक्ट वर्ल्ड क्या होता कि ये डिक्लेरेशन होते ही जो कंसर्न्ड, स्पेशली क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट है, लुक एट द आयरनी, ये तो IAA अथॉरिटी के अंडर ही आता है, तो IAA शुड हैव प्रोएक्टिवली अप्रोच द चीफ कंट्रैक्टर, NKG कुछ कंपनी है उनका, कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड दे शुड हैव मेड श्योर कि कहाँ से मजदूर आए हैं और कहाँ से इनकी फैमिली आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो अभी तक कोई लिस्ट नहीं बन पाई है, आपका कहना है? शायद उनके पास लिस्ट होगी भी, पर उस प्रोसेस बहुत ओपेक है, कोई भी हमें एक्सेस नहीं मिला है एंड ऑल्सो किसी ने किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी जो ये आवाज है, जो मांगे हैं, जो आपने सुझाव सामने रखे हैं, उस पर त्वरित रूप से, फौरी तौर से काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कारखाने और दूसरे काम धंधे होने के बाद प्रवासी मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। इससे मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ गई है। सरकारों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा के तहत पूरे राजस्थान में 11 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पूरे देश में नरेगा में मजदूरों को रोजगार देने में राजस्थान का दूसरा स्थान है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन से टूट चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाना होगा। इसके जरिए बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो मांग पैदा होगी और लॉकडाउन के कारण पैदा हुई मंदी से निपटने में मदद मिल सकेगी। और वहीं लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट है। सभी जगहों पर सरकार मदद का ऐलान तो कर रही है, लेकिन उसे जमीन पर सही से उतार पाने की चुनौती है। ऐसे में झारखंड में सामाजिक संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर एक नजीर पेश कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हम लोग डेली काम करते हैं और लॉकडाउन के चलते अभी बंद हो गया है ना, तो दिक्कत हो रहा है खाने पीने में। तो अभी किचन दीदी के तरफ से हम लोग को 2 टाइम खाना मिलता है। हम लोग गरीब हैं और लॉकडाउन की वजह से खाना पीना का बहुत कमी है, इसलिए किचन दीदी लोग बनाती है, उसमें खा रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के इस दौर में ऐसे तमाम जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है दीदी किचन में। झारखंड के अलग अलग जिलों में दीदी किचन के जरिए सामाजिक संस्थाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर खाना पहुंचाने का ये बीड़ा उठाया है। हम लोग का राशन कार्ड नहीं है, लाल पीला कुछ भी नहीं है। हम लोग 4 परिवार है, चारों परिवार यहाँ पे जो किचन दीदी खाना बना रहे हैं, सुबह दोपहर और शाम में हम लोग दोनों टाइम यहाँ पे खाना खाने आते हैं। हम लोग बंगाल से हैं, हम लोग 10 आदमी हैं और बिजली कार्य करते हैं। यहाँ हम लोग झारखंड में फंस चुके हैं लॉकडाउन के कारण। कुछ लोग बताए कि यहाँ पर किचन दीदी खाना बन रहा है और हम लोग यहाँ दोनों टाइम खाना खाने आते हैं। जितना गरीब परिवार का आदमी लोग आता है और जो लॉकडाउन में फंस गया है, काम करने आया है और बीच में फंस गया है, वही लोग आता है खाने के लिए। और जो एकदम जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और अत्यधिक गरीब है, वो लोग खाना खाने के लिए आता है। राज्य में अलग अलग जिलों में 5453 मुख्यमंत्री दीदी किचन खोले गए हैं। इसके जरिए रोजाना लगभग 4 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है।
जिन एक इलाकों में दीदी किचन का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वहां सामाजिक संस्थाएं प्रशासन के सहयोग से लोगों को कच्चा राशन मुहैया करा रही हैं। कैसे, सुनिए। 16 पंचायत में 16 कम्युनिटी किचन सेंटर खुला है। 3 मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम से है और बाकी 13 पंचायत में 13 ऐसे महिला मंडल की दीदी लोग काम कर रही हैं। उसमें वो लोग हर पंचायत में ज़रूरतमंद परिवारों का एक सूची तैयार की है, जिन लोग को सुबह और शाम को वो खाना खिला के उनका पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन लोगों तक वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो एकदम गांव के अंदर इंटीरियर जंगल में गांव है, वहां तक हम लोग ड्राई राशन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आज के दिन में कोई भी भूख से पीड़ित ना रहे। दीदी किचन के जरिए लोगों तक खाना पहुंच तो रहा है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ आसपास के लोगों को ही मिल रहा है। ऐसे में जानकार इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत बता रहे हैं। पंचायत स्तर पे दीदी किचन की शुरुआत की है, ये अपने में एक सराहनीय पहल बिल्कुल है। और पंचायत जहाँ पर ये खिलाते हैं वहाँ आसपास के कुछ लोगों तक तो मिल रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि पंचायतें इतनी बड़ी होती हैं और कई गांव होते हैं, तो सबके लिए आना संभव नहीं है। इसलिए पंचायत स्तर पे भी जितने को खाने की आवश्यकता है, उसमें से बहुत कम को ही इस दीदी किचन के माध्यम से खाना मिल पा रहा है। तो आवश्यकता है कि प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी या विद्यालयों में इस प्रकार की सामुदायिक रसोई भी शुरू की जा सके। इस दीदी किचन मॉडल की भले ही सराहना हो रही है, लेकिन गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के बारे में सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठ रहे हैं। राज्य में लगभग 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवेदन करने के बावजूद राशन कार्ड नहीं मिला है। 23 मार्च को सरकार ने इन परिवारों को भी राशन मुहैया कराने का वादा किया, लेकिन हाईकोर्ट में दाखिल जवाब के मुताबिक ऐसे परिवारों में से महज 15% को ही राशन मिल पाया है। राशन कार्ड है आपका? तो इस महीने में सरकार के द्वारा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 10 किलोग्राम राशन देना था, तो आप लोग को मिला है? क्यों नहीं मिला? हम लोग को मालूम नहीं था कि मिल रहा है इसको, हमको जानकारी नहीं था, बोले भी नहीं और मिला भी नहीं। केंद्र और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्न की कमी नहीं है। अगर जरूरत है तो वो है लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए अहम कदम उठाने की, ताकि जरूरतमंद गरीब परिवारों को भूखे पेट न सोना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। हमालों की हड़ताल के चलते कई खरीद केंद्रों पर गेहूं की तौल नहीं हो पा रही है। देखिए रिपोर्ट। मेरा 23-24 तारीख के लगभग का नंबर आया हुआ है। मैं तब से अपने गेहूं लेके यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरा गेहूं अभी तक नहीं तोला। क्या दिक्कत आई है? लोग यहाँ के जो सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जो हमाल है वो उस पे चले गए हैं हड़ताल पे, लेकिन वो जब तक आए नहीं जब तक तुलेगा नहीं। ये हकीकत है मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की। हरदा जिले में किसानों को गेहूं बेचने के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के हमाल हड़ताल पर चले गए हैं। पेमेंट मिल जाए हमारी 15 तारीख के बाद में, जो काम करा वो अभी तक की, तो काम कल से ही चालू। कितने दिन की आपकी पेमेंट? 15 तारीख से अभी तक। कितने लोगों की? हम 28 साल। तो बात किसानों को बोनस देने की हो या कर्ज माफी की, सरकार इससे आनाकानी करती रही है। इस बीच आरटीआई से मिली जानकारी है कि बैंकों ने डिफॉल्टर्स के लगभग 68,000 करोड़ का कर्ज राइट ऑफ कर दिया है, यानी उसे बट्टे खाते में डाल दिया है। लेकिन किसानों के कर्ज माफी की बात आती है तो बैंक और सरकार इसे कर्ज लौटाने के कल्चर के खिलाफ बताकर खारिज करने लग जाती है। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये 68,000 करोड़ रुपए का जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं कॉर्पोरेट्स, उनका माफ कर दिया गया। उनका कहा गया है कि बट्टे खाते में डाल दो, और इधर जो किसान हैं वो 2-2 लाख रुपए के कर्ज के चलते अपनी आत्महत्या करते हैं। ये इस तरह का जो भेदभाव है सिस्टम में, इस पर आप क्या कहेंगे?
ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया और ये कई सालों से ये चलता आ रहा है। ये सिस्टम जो है इसमें एक सेक्टर को यानी कॉर्पोरेट्स को हम बिल्कुल उनके अनदेखी करते हैं जब वो डिफॉल्ट करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ किया जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हमारे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जो पहले थे वो ये कहा करते थे। और ये भी कहा जाता है साथ में कि जब किसान का लोन वेव होता है सरकारों द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, तो वो क्रेडिट इनडिसिप्लिन या मॉरल हैजर्ड और या नेशनल बैलेंस शीट को खराब करता है। मुझे आज तक ये कभी समझ नहीं आया अनिका जी कि ये कैसे हो सकता है कि कॉर्पोरेट भी बैंक से लोन लेते हैं, किसान भी बैंक से लोन लेते हैं। जब कॉर्पोरेट का डिफॉल्ट होता है और हजारों करोड़ का होता है, हजारों कई बार लाखों करोड़ का भी होता है, तो वो तो हम मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देश की। लेकिन जब किसान का जो राइट ऑफ होता है या वेव ऑफ होता है तब हम कहते हैं कि क्रेडिट इनडिसिप्लिन हो गया है। ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। इसका मतलब है कि बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का वो दोगली नीति अप्लाई करता है। कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ और आम आदमी के लिए कुछ और। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, जो ईएमआई पे करते हैं उनको भी ये जो दिक्कतें हैं ये सहनी पड़ती हैं। जबकि हम ये देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स को कितनी आसानी से हेयर कट भी मिलते हैं, उनका जो रेजोल्यूशन हो रहे हैं वो भी हम देखते हैं कितने हो रहे हैं। और अभी एक रिपोर्ट अभी आई है हाल में क्रेडिट स्विस बैंक की, वो ये कहती है कि उनका एक शब्द है, उन्होंने कहा है कि पिछले 2014 से लेके फाइनेंशियल ईयर से लेके उन्होंने 2019 के फाइनेंशियल ईयर तक देखा है, तो वो कहते हैं कि 7.7 लाख करोड़ जो है वो जो कॉर्पोरेट का टैक्स जो राइट ऑफ हुआ है 7.7 लाख करोड़ रुपए। और ये 68,000 की हम जो बात कर रहे हैं ये तो अभी हाल में हुआ है, उसमें आप ऐड कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इतने सारे जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। और कहीं देश में इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर इस इशू के ऊपर इकोनॉमिक जो डिस्कशन है वो नहीं होता कि इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा या इससे पैसा कहां से आएगा। देश का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है अगर उसकी अगर भरपाई नहीं हो पाएगी तो हमें आफ्टर ऑल टैक्स पेयर के पैसे से ही रिकैपिटलाइजेशन बैंक्स की करते हैं। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा है इसको दोबारा देखने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाई ऐसा हो पाएगा। एक और बात बताएं कि ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट्स का लोन राइट ऑफ किया गया है और जो किसानों के हमेशा से लोन को वेव ऑफ करने की बात होती है, ये राइट ऑफ और वेव ऑफ इसके बीच का क्या फासला है? आपको क्या लगता है कि टर्मिनोलॉजीज में उलझाने की कहीं कोई कोशिश? इसमें तो कोई शक नहीं है कि टर्मिनोलॉजी में सारे का सारा ऐसा चक्र बनाया जाता है कि हम उसी के अंदर उसी विरोधाभास में रह जाते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। राइट ऑफ का मतलब ये है, बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी की है सब बैंक्स के लिए, उसमें लिखा है कि जब कुछ भी ना आपको लगे अब पॉसिबल है तो उसको राइट ऑफ करिए। लेकिन बैंकों ने एक टेक्निकल क्लॉज बनाया है। वो टेक्निकल क्लॉज ये है कि जो राइट ऑफ का मतलब ये है कि हम एक अलग लेजर में इसको शिफ्ट कर देते हैं इस अमाउंट को, लेकिन रिकवरी जो है वो चलती रहती है। लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया, जैसे मैंने पहले कहा कि 7.7 लाख करोड़ रुपया अगर 2014 से लेके अभी तक जो राइट ऑफ हुआ है उसमें से कभी ये नहीं बताया गया कि कितना जो है असली में रिकवर हुआ है और कितना जो है वो बैलेंस शीट से भी बिल्कुल सफाया करना पड़ा या बैलेंस शीट से हटाना पड़ा, जिसको इंग्लिश में स्ट्राइक ऑफ कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो जितना भी राइट ऑफ होता है उसमें से 15 से 20% से ज्यादा जो है रिकवर नहीं होता है। बाकी अमाउंट जो है वो तो आपको स्ट्राइक ऑफ करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट से या अपने लेजर से। लेकिन कभी बताया नहीं गया देश को कि कितना अमाउंट जो है वो एक्चुअली स्ट्राइक डाउन किया गया है। ये राइट ऑफ और वेवर की जो ये यानी कि अकाउंट्स जो हैं वो सेहतमंद दिखें, इसकी वजह से राइट ऑफ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जी, यानी कि जो आपका जो अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है वो सेहतमंद दिखे, उसके लिए कॉर्पोरेट्स का लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है। और ये आपने महत्वपूर्ण बात सामने रखी कि उसमें से महज 15 से 20% ही रिकवर हो पाता है। तो ऐसे में ये क्या मानसिकता है कि अगर कॉर्पोरेट्स को लोन दिया गया तो विकास का पहिया वापस चल सकेगा और अगर किसान को दिया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्या इस तरह की मानसिकता है? और अब जब कोरोना संकट में हम देख रहे हैं कि कृषि सेक्टर ही एक मात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें विकास का पहिया चल रहा है और जिसने उम्मीद भरी है, तो क्या हम एक बार फिर से इन सभी सीख को, सबक को एक नए सिरे से सोच सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं?
देखिए, जहां तक कि जो बैंकिंग सिस्टम्स का जो तरीका, जो नॉर्म्स हैं, उसको मुझे लगता है कि हमें अलग से देखना पड़ेगा। और हमें उसमें ये देखना, दो चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर तो हम कॉर्पोरेट्स के लिए राइट ऑफ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि किसान को जेल क्यों जाना पड़ता है, किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है जब उसके ऊपर लोन की तलवार लटकती होती है। तो क्यों ना उसके लिए भी एक अलग सा लेजर बनाया जाए जिसके अंदर वो राइट ऑफ कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्चुअली FRBM एक्ट है उसको देखने की बहुत जरूरत है ये, और दूसरा ये है कि जो बैंकिंग जो नॉर्म्स है उसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ करते हैं तो वो बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं आता, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करिए एक कंपनी है जो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर है, उसका अगर 1 लाख करोड़ रुपया बैंक ने माफ किया तो वो बैंक ने किया, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बोझ नहीं आता है। लेकिन अगर यूपी के किसानों को यूपी की सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए का वेव ऑफ किया है तो वो बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आता है। हालांकि उसमें बैंकिंग के ऊपर कोई खर्चा एडिशनल बर्डन नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर फिर कहा जाता है कि इससे फिस्कल डेफिसिट जो है या फिस्कल ड्रैग होगा, क्योंकि वो बर्डन स्टेट के ऊपर है, स्टेट के ऊपर 34,000 करोड़ रुपए के एक बर्डन आ गया जो कि वो नहीं पे कर पाती है। ये उनका कहना है, या वो जो रिसोर्सेज हैं वो आपने खेती में लगा दिए या वेव ऑफ करने में लगा दिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये दो पैटर्न क्यों नहीं हम आगे से ऐसे करें, बेहतर तरीके से आपने ये बात सामने रखी है, राइट ऑफ करवाएं ना कि स्टेट गवर्नमेंट से करवाएं। ये बहुत जरूरी है। जब तक ये लोन बैंकों का, जो किसानों का जो लोन है, वो किसानों का लोन जो है बैंक से राइट ऑफ कराने की जरूरत आपने सामने रखी है। देवेंद्र जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में इन दिनों फसल की खरीदी हो रही है और ये जो एक उदाहरण है सबके जहन में बस गया है कि 30,000 करीब रुपए की उसकी किसान की बिक्री हुई, जिसमें से महज वो 600 रुपए उसको अपने हाथ में मिले, बाकी उसकी कर्ज वसूली कर ली गई उन्हीं पैसों से। आपको ये कितना न्याय संगत लगता है, वो भी इस समय? एग्जैक्टली। अब ये जो आप कह रहे हैं कि जो वसूली हुई, और ये जो है इसका बैंकिंग सिस्टम से कोई वो नहीं है, हम उसको अलग देखें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बैंक, मतलब जो जिसमें कॉर्पोरेट वर्सेस में उसकी बात कर रहा था उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, जब ये स्टेट गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई बैंक्स जो है जो लोन को नहीं रिपे कर पा रहे हैं, उसके ऊपर फ्रेश लोन नहीं दिया जाता है, वो मुझे लगता है कि एक तो वसूली को एक्सटेंड करने की जरूरत है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको राइट ऑफ किया जाए ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में, और बैंकों से कहा जाए कि आप इनको लोन प्रोवाइड करिए, फ्रेश लोन प्रोवाइड करिए, डोंट वेट फॉर दी रीपेमेंट ओनली। ये नॉर्म्स को बदलने की जरूरत है। लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट्स की है, वहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जो डिफॉल्टर्स हैं उनको अलग उसमें खाते में उसका डाल दिया जाता है जो डिफॉल्ट अमाउंट है, लेकिन उसको जो बैंक है नया फ्रेश लोन फिर देता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यही जो पैटर्न है हम किसानों को क्यों नहीं लेके आ सकते। ये इसका मतलब है कि दोगुली जो नीति है, यही किसानी को, खेती को जो है बहुत सा नुकसान जो है इसके करके उठाना पड़ता है, नुकसान पहुंचा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, इस बातचीत के लिए, धन्यवाद। चलिए, आज किसान बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।